तो बच्चों अब पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आभासी गहराई तथा आभासी ऊंचाई। इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम बहुत सारे उदाहरण डेली लाइफ में हम देखते हैं। जैसे पानी की सतह के नीचे जब वस्तु रखते हैं तो वस्तु हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वस्तु को सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे रखा तो 10 सेंटीमीटर उसकी वास्तविक गहराई हो गई। लेकिन जब हम उसे बाहर से देखते हैं तो वस्तु हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी हुई नजर आती है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें वो 6 सेंटीमीटर की गहराई दिख रही है उस समय, तो जो जितना हमें दिखता है उसको हम बोलते हैं आभासी गहराई, ठीक है बच्चों। अब देखिए 10 सेंटीमीटर की बजाय हमें वो 6 सेंटीमीटर पे नजर आ रही है, तो कितना चेंज आया, 4 सेंटीमीटर का। ऐसे बोल सकते हो कितना ऊपर उठी हुई नजर आई, 4 सेंटीमीटर, तो उसे बोलते हैं अभिलंबवत विस्थापन, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस पूरे कंसेप्ट में हम 2 कंडीशन मान के चलेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी कि जो सतह होनी चाहिए वो समतल होनी चाहिए, ठीक है। वो गोलीय सतह के लिए हम बाद में पढ़ेंगे। तो सतह एक तो समतल होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपतित किरणों का जो आपतन होगा वो अभिलंब के आसपास होना चाहिए, या ऐसा समझिए कि आपतन कोण बहुत छोटा होना चाहिए। यानी कि हमने जो उपाक्षीय किरणें पढ़ी थी बच्चों, उसी तरह का कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो किरणें होनी चाहिए वो उपाक्षीय होनी चाहिए, या ऐसा समझिए कि आपतन कोण बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। देखिए इन दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए एक ये पानी की सतह है और यहाँ पे एक वस्तु को हमने रख दिया, तो देखिए इस वस्तु से इस सतह के ऊपर एक अभिलंब बनाया हमने, ठीक है। ये इसकी अभिलंबवत दूरी हो गई। अब एक वस्तु से अनंत किरणें जाती है। अब अनंत किरणें जाएगी तो कुछ किरणें इस तरह से जा रही होगी, ठीक है, कुछ किरणें इधर गई होगी, कुछ किरणें इधर गई होगी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी किरणें गई होगी। ऐसे ही इधर भी इस तरह से किरणें सतह पे आपतित हो रही होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए जहां पे ये किरणें, पहली किरण आपतित हो रही, अभिलंब बनाया यहाँ पे, या ऐसा समझिए कि यहाँ का आपतन कोण देखें, इस बिंदु पे आपतित हो रही तो यहाँ का आपतन कोण देखें, यहाँ पे आपतन कोण देखें, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे किरणें आगे आपतित होती जा रही है वहां का आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जिन किरणों का आपतन कोण बहुत छोटा होता है उन्हें हम बोलते हैं उपाक्षीय किरणें, ठीक है। तो ये जो किरणें हैं जो अभिलंब की, इस अभिलंब के आसपास जो हो रही आपतित हो रही है, तो ये किरणें कहलाती है उपाक्षीय किरणें। हम इन्हीं के द्वारा जो प्रतिबिंब दिखेगा या जो हमें आभासी गहराई दिखेगी उसी की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो इन्हीं किरणों के लिए वैलिड है, यानी कि जब आपतन कोण ज्यादा हो जाता है तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होते, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि जो अप्रेक्षक होगा देखने वाला वो वस्तु के जस्ट ऊपर यहाँ कहीं बैठा होगा, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षक को मान के चलेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि इस ऑब्जर्वर की आईज में, आंखों में केवल यही किरणें जाएगी, ठीक है, जिनका आपतन कोण बहुत छोटा है। और अगर ऑब्जर्वर को हम थोड़ा यहाँ कहीं अगर बैठाते हैं या वहां से अगर ऑब्जर्व करता है तो उस कंडीशन में ये आपतित किरणें उसकी आंखों में जाएगी, यानी कि जिनका आपतन कोण बहुत ज्यादा है वो किरणें जाएगी, ठीक है। तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होंगे। तो देखिए बच्चों क्या क्या बोला मैंने यहाँ पे कि एक तो आपतन कोण बहुत छोटा होना चाहिए, दूसरी चीज ऑब्जर्वर को कहाँ मान के चलेंगे, ऑब्जेक्ट के, उस वस्तु के जस्ट ऊपर हम उस प्रेक्षक को कंसीडर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में क्या संबंध है। देखिए फॉर्मूला है बेटा H वास्तविक अपॉन H आभासी बराबर μ1 बाय μ2। ये H वास्तविक का मतलब हो गया उस वस्तु की सतह से वास्तविक गहराई कितनी है, ठीक है, या वास्तविक दूरी कितनी है। H आभासी मतलब हो गया कि हमें या उस ऑब्जर्वर को वो वस्तु कहाँ प्रतीत हो रही है, यानी कि सतह से उसकी आभासी दूरी कितनी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बराबर μ1 बाय μ2 की बात करें तो μ1 होता है जिस माध्यम से आपतित किरणें जा रही है, ठीक है, और जिस माध्यम में वो अपवर्तित होकर चली जाएगी उसका अपवर्तनांक हो जाएगा μ2। जिसे समझिए यहाँ पे इस माध्यम से आपतित किरणें जा रही है तो इस माध्यम के अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे μ1, और अपवर्तित होकर बाहर जा रही है तो इस माध्यम के अपवर्तनांक को यहाँ पे लिखेंगे μ2 की जगह, ठीक है बच्चों। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि μ1 होता है कि जहां से आपतित किरणें आती है, म्यू आपतित किरणें अपॉन म्यू अपवर्तित किरणें, जहां अपवर्तित किरणें होगी उसका अपवर्तनांक और जहां आपतित किरणें होगी उसका अपवर्तनांक ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब इस फॉर्मूला के 2 स्पेशल केस या 2 मॉडिफाइड फॉर्मूला हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उन दोनों मॉडिफाइड फॉर्मूला में क्या है कि उन दोनों जो माध्यम है, ठीक है, यहाँ पे
ये दो माध्यम है, इन दोनों माध्यमों में से एक माध्यम को हम हवा मानेंगे। ठीक है, तो हवा मानने से क्या हुआ कि μ1 और μ2 में से एक मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब एक और मान बचा है, उसका यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे, उससे हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझिए दो केस क्या है। पहला केस है जब प्रेक्षक हवा में हो और वस्तु सघन माध्यम में हो, जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं पानी के अंदर कोई वस्तु रखी हो और हम हवा से देखें, तो वैसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ प्रेक्षक हवा में, वस्तु सघन में, और उस वस्तु को सतह से h दूरी नीचे हमने रखा है, तो ये इसकी h वास्तविक का मान हो गया, यहाँ पे आपको h रखना है। ठीक है, अब देखिए इस वस्तु से किरणें, आपतित किरणें जाती, सतह पे आपतित हुई तो अभिलंब बनाया, तो यहाँ पे एक हमें आपतन कोण मिल गया। अब सघन से विरल जा रही तो अभिलंब से दूर हो गई। तो देखिए बच्चों, इस ऑब्जर्वर को ये किरणें जो है वो पीछे बढ़ाने से ऐसा लग रहा है कि इस जगह से आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेक्षक को वस्तु ये नजर नहीं आएगी, प्रेक्षक को लग रहा है कि किरणें यहां से आ रही है। ठीक है, इसका मतलब उसे ये वस्तु इस जगह पे प्रतीत होगी। अब देखिए, क्या वस्तु ऊपर उठ के आई क्या? नहीं, वस्तु अभी भी उसी जगह पे जहां पहले थी, लेकिन उसे दिखाई यहां दे रही। इसका मतलब वस्तु नहीं दिख रही, उसका एक प्रतिबिंब उसे दिख रहा है। तो बेसिकली हम जब पानी के अंदर देखते हैं तो हमें वस्तु नहीं दिखती, हमें उसका एक प्रतिबिंब नजर आता है। अब उस प्रतिबिंब की जो गहराई है उसे हम बोलेंगे आभासी गहराई। तो यानी कि हमें ये h आभासी ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो ये h आभासी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम यहाँ पे ये वास्तविक गहराई μ1 और μ2 के मान यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए बच्चों, h वास्तविक दूरी जो है हमें वस्तु की h दी है, ये दूरी h हो गई। आभासी गहराई याद करनी है, बराबर μ1 और μ2 का मान लिखे। μ1 होता है जहां से आपतित किरणें जा रही है, आपतित किरणें किस माध्यम से जा रही है? सघन से। सघन माध्यम का अपूर्णांक मैंने μd मान लिया, तो ये μd हो गया μ1 का मान। अपवर्तित होकर बाहर चली गई हवा में तो μ2 का मान 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से h आभासी का मान मिल गया h/μd। ठीक है बच्चों, अब देखिए वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के मध्य ये जो दूरी है इसे बोलते हैं अभिलंबित विस्थापन। कितना ऊपर उठी हुई नजर आ रही है, तो अभिलंबित विस्थापन को ns से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ns का मान हो जाएगा h माइनस h आभासी। तो h माइनस h आभासी का मान h/μd था, तो यहाँ से h को मनाया और क्या बन गया? 1 माइनस h 1 माइनस 1/μd। तो ये अभिलंबित विस्थापन हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि प्रेक्षक तो अब सघन में आ जाएगा और वस्तु को हम हवा में रख देंगे। तो वस्तु को हवा में रखा है, अपूर्णांक 1 हो गया, सघन माध्यम में इसको रखा है, μd अपूर्णांक यहाँ कंसीडर कर लिया। तो वस्तु यहाँ रखिए, सतह से इसकी वास्तविक दूरी कितनी मानी? h मानी। अब वस्तु से आपतित किरणें आई, विरल से सघन में आ रही, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ने के कारण अब प्रेक्षक को लगेगा कि किरणें जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये किरणें अब मुड़ जाती है, इस वजह से प्रेक्षक को थोड़ा ऊपर से नजर आती है। इसका मतलब ये वस्तु उसे यहाँ कहीं प्रतीत होती है। तो अब देखिए आप बच्चों, इस बार आभासी गहराई का मान बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए हमें ये मान ज्ञात करना है h आभासी। ठीक है, अब h आभासी का मान ज्ञात करना बच्चों आपको, तो आप क्या करें, ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो h वास्तविक तो ऊंचाई हमें दी है h, आभासी हमें ज्ञात करना है, बराबर μ1/μ2 का मान लिखते हैं। μ1 होता है जहां से आपतित किरणें जा रही है, तो आपतित किरणें कहाँ थी? 1 में। अपवर्तित तो क्या कहाँ जा रही है? सघन में, मतलब μd में जा रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे h आभासी का मान टोटल कितना आ जाएगा? h इंटू μd आ जाएगा। अब आप समझिए बच्चों, इस बार आभासी गहराई का मान ज्यादा है वास्तविक गहराई से, और इसका मतलब क्या हुआ? देखो वास्तविक गहराई को μd से क्या किया? गुणा किया है। तो आप दोनों फॉर्मूला जो बने हमारे पास दोनों केसेस के, इनको याद रख सकते हैं, और याद रखने का तरीका आप समझ भी सकते हो कि सघन माध्यम में जब वस्तु होती है तो कम गहराई पे दिखती है, तो कम गहराई पे दिखती है तो हमने μd से h वास्तविक को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर जब विरल माध्यम में वस्तु होती है तो ज्यादा ऊंचाई नजर या ज्यादा दूरी हमें प्रतीत होती है, तो आभासी को ज्यादा करने के लिए हमने μd से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, बात करते हैं अभिलंबित विस्थापन की। तो अभिलंबित विस्थापन होता है वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की ये दूरी। अब इस दूरी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? आभासी में से हम वास्तविक माइनस कर दें, तो आभासी में से वास्तविक यानी कि h इंटू μd में से h माइनस कर दें बच्चों यहाँ से, तो h कॉमन आ गया, μd माइनस 1 हो गया। तो ये हमारे पास मिल गया यहाँ से नॉर्मल शिफ्ट, या ऐसे बोल सकते हैं अभिलंबित विस्थापन। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे जो दो हमने जो फॉर्मूला देखे हैं लास्ट में, ये h/μd और h इंटू μd, इसमें एक माध्यम हवा था, अधिकतर टाइम यही दिया होगा। लेकिन मान लीजिए अगर हवा ये नहीं दिया हो दूसरा माध्यम, तो फिर क्या करना है आपको? इन दोनों μ1 और μ2 के मान अच्छे से यहाँ पे पुट करने हैं उसी के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो फिर ये दोनों फॉर्मूला वहां अप्लाई नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आवासीय गहराई और ऊंचाई से संबंधित। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोला है एक वस्तु को पानी के अंदर 100 सेंटीमीटर गहराई पे रखा है, इसका मतलब वो उसकी वास्तविक गहराई हो गई, और अब उसे एक प्रेक्षक हवा में से देख रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें बताना है कि उस वस्तु की आभासी गहराई कितनी होगी। तो हमें पता है बच्चों की सघन में वस्तु है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी हुई नजर आएगी, यानी कि आभासी गहराई थोड़ी कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमने आभासी का सूत्र पढ़ा था, एच एपरेंट जो होता है, एच आभासी जो होता है वो एच वास्तविक अपॉन म्यू डी होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम बोल सकते हैं एच आभासी बराबर एच वास्तविक कितना है 100, और जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक वो कितना हो गया 4/3। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे एक जो ये वस्तु है वो बाहर वाले प्रेक्षक को लगेगी जैसे वो 75 यानी कि 75 सेंटीमीटर पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऊपर कितना उठी हुई दिख रही है, या कितना अभिलंब विस्थापन हो गया, ये क्वेश्चन आ जाए तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया एक वस्तु को हवा में रखा गया है। ठीक है बच्चों, अपवर्तनांक 1 है, उसकी ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर। अब इसे पानी में से देखा जा रहा है, तो हमें पता है सघन से हम विरल में देख रहे हैं, तो ये वस्तु हमें थोड़ा ऊपर की तरफ नजर आएगी। बच्चों आपको पता है कि प्रकाश किरणें कुछ इस तरह से जाती है, ठीक है, और यहाँ आपने अभिलंब बनाया और ये अंदर अभिलंब की ओर मुड़ गई बेटा, सघन माध्यम में आती है, तो लगता है कि प्रकाश किरणें थोड़ा सा ऊपर की तरफ से आ रही है, मतलब ये वस्तु हमें यहाँ कहीं प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस बार आभासी गहराई बढ़ गई है, ये एच आभासी जो है वो वास्तविक की तुलना में ज्यादा हो गया है। तो हम यहाँ पे एच आभासी अगर ज्ञात करें तो बच्चों कितना हो जाएगा h इंटू म्यू डी, आपको सूत्र याद होगा। ठीक है, तो h का मान तो हो गया यहाँ से 90, और म्यू डी का मान यानी कि सघन, क्योंकि एक तो 1 हो चुका है, क्योंकि हमें पता है म्यू 1 और म्यू 2 दो अपवर्तनांक आते हैं, उसमें से एक तो 1 हो गया और एक दूसरा 4/3 है। ठीक है बच्चों, यही हमारे पास मिलेगा, तो 4/3 यहाँ पे जो आया है इसको हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें ये पता चला कि 90 सेंटीमीटर की वस्तु 120 सेंटीमीटर पे नजर आएगी, इसका मतलब कितना ऊपर की तरफ शिफ्टेड नजर आ रही है 30 सेंटीमीटर, वो हो गया उसका अभिलंब विस्थापन। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। इस बार भी एक वस्तु को हमने सघन माध्यम में रखा है, ऊपर 4/3 है, नीचे 3/2 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये जो पुराने क्वेश्चन सॉल्व किया हमने दो क्वेश्चन, इनमें हमने डायरेक्टली h बाई म्यू डी या h इंटू म्यू डी अप्लाई कर दिया था, क्योंकि एक 1 बन चुका था अपवर्तनांक। लेकिन यहाँ पे बेटा दोनों अपवर्तनांक अपने को गिवन है, यानी कि 1 कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब म्यू 1 और म्यू 2 की अब प्रॉपर वैल्यूज हमें रखनी पड़ेगी। तो अब हम जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था आप उसको यूज कीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला था h वास्तविक अपॉन h आभासी बराबर म्यू 1 बाय म्यू 2। ठीक है बच्चों, तो h वास्तविक यानी कि वस्तु की वास्तविक दूरी सतह से कितनी है 9 सेंटीमीटर, h आभासी हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, बराबर म्यू 1 बाय म्यू 2 का मतलब होता है, म्यू 1 का मतलब होता है जहां से आपतित किरणें जाती है, तो इसका मतलब वस्तु से आपतित किरणें गई होगी तो कौन से माध्यम में है 3/2, तो म्यू 1 की जगह 3/2 और म्यू 2 की जगह कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है बच्चों, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ से बन जाएगा ये 9/8। ठीक है, और h आभासी जब ज्ञात करेंगे तो 9 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब h आभासी का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। बच्चों दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक टी मोटाई की पट्टिका और 3/2 अपवर्तनांक की पट्टिका है, ठीक है, और इसके बीच में कहीं वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु को इस पट्टिका की दोनों सतहों से, एक बार इधर से और एक बार इधर से देखा गया है। ठीक है, जब उस साइड से देखते हैं, उस सतह के द्वारा जब इस वस्तु को देखा जाता है तो ये 2 सेंटीमीटर पे प्रतीत होती है, और इधर से देखने पे ये 5 सेंटीमीटर पे प्रतीत होती है। तो बच्चों ये जो प्रतीत होना है इसका मतलब हो गया कि ये 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इस वस्तु की आभासी दूरियां हैं दोनों सतहों से। इसका मतलब क्या कि इस वस्तु को जब इधर वाली सतह से देखा जाए तो ये दिखाई दे रही है 5 पे, तो होगी किसी और दूरी पे, यानी कि वास्तविक दूरी तो कुछ और होती है, दिखाई कुछ और देती है हमें। तो इसका मतलब यहाँ से वास्तविक दूरी मान लीजिए y है, तो दिखाई कितने पे दे रही है 5 पे, तो 5 हो गया आभासी दूरी और y हो गया इसका वास्तविक दूरी। ठीक है बच्चों, इधर से बात करें तो इधर से इसकी वास्तविक दूरी मान लेता हूँ x है,
लेकिन दिखाई 2 पे दे रही है। ठीक है बच्चों, तो वास्तविक दूरी का मान x हो गया और h आभासी कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको पता है वस्तु सघन माध्यम में रखी है, तो आप यहाँ से h आभासी बराबर h/μd लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, सूत्र याद होगा आपको। तो इस सतह की बात करते हैं सबसे पहले। तो इस सतह के द्वारा देखने पे हमें कितने पे प्रतीत हो रही है, 2 पे, यानी कि आभासी दूरी दी है इधर से। ठीक है, और यहाँ पे वास्तविक दूरी x हो गई और ये अपवर्तनांक म्यू आपको 3/2 दिया है बच्चों। तो जब सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब वस्तु इधर से 3 सेंटीमीटर पे रखी है। और इधर की बात करते हैं बच्चों, तो इधर से इसका आभासी दूरी कितना दे रखा है, 5, और इसका वास्तविक दूरी कितना है बच्चों, y। ठीक है, वास्तविक कितने पे रखी थी वस्तु एक्चुअल में, तो वास्तविक दूरी हमने y मान ली और अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। तो h आभासी बराबर y/म्यू हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब समझिए यहाँ पे। तो देखते y का मान तो ज्ञात करना है, म्यू का मान 3/2 दिया, तो y बराबर हो गया बच्चों यहाँ से 15/2। ठीक है, 15/2 यानी कि 7.5। इसका मतलब हो गया वस्तु यहाँ से 7.5 पे रखी थी। ठीक है, और उधर से 3 पे रखी थी, और ये जो 2 और 5 हो गई इनकी आभासी दूरी। इसका मतलब 3 पे रखी वस्तु 2 पे दिखाई दे रही है, और इधर से 7.5 पे रखी वस्तु 5 पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें टोटल दूरी ज्ञात करनी, इसकी वास्तविक मोटाई ज्ञात करनी है। तो वास्तविक मोटाई मतलब x प्लस वाई, तो t का मान हो गया x प्लस वाई, मतलब कितना हो गया 10.5, यानी कि पट्टिका की मोटाई 10.5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको और करनी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से समझिए, क्या बोला गया है यहाँ पे कि इस चित्र में एक अवतल दर्पण को पानी में रखा गया है। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, और पानी के सतह पे यहाँ पे जो प्रकाश किरणें आपतित होती है वो इस दर्पण की मुख्य अक्ष, जो कि ये ऊर्ध्वाधर है ना, समझ रहे हो बच्चों कि दर्पण को हमने इस बार ये ऊर्ध्वाधर, यानी कि इसका जो तल है या जो परावर्तक सतह है वो ऊपर की तरफ है इस बार। ठीक है, तो इसकी मुख्य अक्ष ऊर्ध्वाधर हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश किरणें जो है वो इस सतह पे जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ठीक है, अब बताओ पूछा गया है कि अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, अंतिम प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है पहले ये समझे। अंतिम प्रतिबिंब का मतलब होता है कि प्रकाश किरणों का जितनी बार परावर्तन और अपवर्तन हो सके उतनी बार वो करना है। तो सारे परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बने वो कहलाता है अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमें डायग्राम यहाँ गिवन है, तो अब देखिए समझिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ वापस ड्रॉ किया है, रे डायग्राम बनाया बच्चों यहाँ पे। तो यह अवतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे इन दो, ये सतह से दर्पण की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो सतह से दर्पण की दूरी 30 सेंटीमीटर हो गई बच्चों, यहाँ पे दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे प्रकाश किरणें समांतर आपतित हो रही है। ठीक है, इस मुख्य अक्ष के, तो इस सतह के तो लंबवत हो गई, तो ये पानी की सतह पे प्रकाश किरणें लंबवत आ रही है, तो लंबवत जाती है, मतलब अभिलंबवत आपतन हो गया यहाँ पे, तो सीधी सीधी निकल जाएगी। तो इस सतह पे तो यानी कि ये जो पानी की सतह यहाँ से तो प्रकाश किरणें सीधी अंदर चली गई, और यहाँ ये प्रकाश किरणें भी सीधी अंदर चली गई। अब आपको पता लग रहा होगा कि ये दर्पण पे जाके आपतित हो रही है, तो यहाँ दर्पण पे जाके आपतित हो रही है और मुख्य अक्ष के समांतर है। तो हमने पढ़ा था दर्पण में कि अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये परावर्तित होकर फोकस से जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि दर्पण से सतह की दूरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर थी और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो फोकस होगा वो दर्पण का पानी के अंदर ही होगा यहाँ कहीं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से ये फोकस पे जाके मिल जाएगी, और ये फोकस दूरी 20 है, तो ये अपन बोल सकते हैं ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का मान ये 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका मतलब ये किरणें यहाँ जाके प्रतिबिंब बना रही है, लेकिन देखो बच्चों ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो किरणें मिल रही है उन किरणों को आगे बढ़ाने पे वो फिर से पानी की सतह पे जाके टकराएगी, यानी कि वहां से फिर से अपवर्तन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे और अपवर्तन अगर संभव है, इसका मतलब ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये प्रकाश किरणें यहाँ फोकस पर मिली और उसके पश्चात ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ेगी फिर वापस। ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे सतह पे जाके आपतित होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो ये सतह पे जाके आपतित हुई। अब आप बता सकते हो कि ये इस बार प्रकाश किरणें पानी से वन में जा रही है, इसका मतलब ये प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो अभिलंब से दूर हो गई यहाँ पे।
ठीक है। ऐसे ये जो फोकस से मिलके आगे बढ़ रही थी, ये भी इधर फोकस से सॉरी अभिलंब से दूर हो गई। इसका मतलब अब ये किरणें हमें मिल चुकी है, अंतिम किरणें हो गई, क्योंकि इनको आगे बढ़ाने पे अब ये कभी भी कोई अपवर्तन या परावर्तन इनका संभव नहीं है। तो इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा ये दो ब्लू लाइन जो मैंने बनाई है, तो इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो अंतिम प्रतिबिंब होगा। ठीक है। अब देखिए इनके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ दिखता है, तो देखो ये किरणें यहां से आगे बढ़ के अपवर्तित हुई, अभिलंब से दूर हुई, तो हम इनको जब पीछे बढ़ाएंगे तो देखो बच्चों यहां से आती हुई प्रतीत होगी, और इस किरण की बात करें तो यहां से आती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रेक्षक यहां से देखेगा तो ये जो फोकस से प्रतिबिंब बन रहा था दर्पण के द्वारा, यही प्रतिबिंब उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ प्रतीत होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाएगा अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है। अब देखिए इस प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमें ये याद करना है बच्चों, ये दूरी, इसको मैं आभासी दूरी बोल सकता हूं, यानी कि हमें ये दूरी याद करनी है। तो अब आप समझिए, इस दर्पण ने प्रतिबिंब फोकस से बनाया और फोकस दूरी 20 है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अब आप बोल सकते हो कि सतह से दर्पण की दूरी हमें 30 गिवन थी, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक फोकस तक की दूरी है 30 हो गई, सॉरी 10 सेंटीमीटर हो गई बच्चों। तो ये दूरी 10 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक सतह पे ये सतह हो गई और ये जो प्रतिबिंब बना था दर्पण के द्वारा इस सतह के लिए वस्तु की तरह कार्य करने लग जाएगा। तो हम बोलेंगे इस सतह के लिए एक तरह से वस्तु हो गई जो कि सतह से 10 सेंटीमीटर पे रखी थी, और ये किरणें जो है वो दूर हुई अभिलंब से, और ये किरणों को यहाँ दिखा रहा है। इसका मतलब बच्चों ये तो आभासी दूरी हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी वास्तविक दूरी कहलाई जाएगी। ठीक है, तो ये दूरी वास्तविक दूरी हो गई। तो बच्चों अब हमें यहाँ से आभासी दूरी का मान ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र मैंने यहाँ लगाया h वास्तविक अपॉन h आभासी बराबर μ1 बाय μ2। ठीक है, तो h वास्तविक तो 10 सेंटीमीटर हो गया ये वाली दूरी, और इसका आभासी ये दूरी ज्ञात करना है बराबर μ1 बाय μ2। तो μ1 जहां से किरणें जा रही है तो वाटर से पानी में जा रही है, सॉरी हवा में जा रही है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे μ1 तो हो गया 4/3। ठीक है, और μ2 यानी कि जहां अपवर्तित होकर जा रही है तो μ2 का मान हो गया 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो h आभासी हो गया 10/4/3 यहाँ पे चला गया और 7.5। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये दूरी आपको जो है हमें सॉरी प्रेक्षक को ये दूरी 7.5 से प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, तो अब इस चीज को आप ऐसे ही बोल सकते हैं सर सघन में वस्तु है, और सघन में वस्तु होती है ऊपर की तरफ ये 1 है, तो डायरेक्टली h बाय म्यू डी, तो h का मान ये 10 रख देते हैं, म्यू डी का मान 4/3 रखते, तो 10/4/3 ये भी 7.5 आ जाता। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को वापस ध्यान से समझना बच्चों आपको। ठीक है, तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है एक पक्षी सतह से x दूरी ऊपर है और मछली सतह से y दूरी नीचे है। ठीक है, और ये माध्यम का अपवर्तनांक म्यू मान लिया, ऊपर हवा है तो 1 कंसीडर कर लिया। पहला क्वेश्चन क्या है, पक्षी के सापेक्ष मछली की दूरी ज्ञात करो। तो बच्चों समझो इस क्वेश्चन को कि पक्षी मछली को देखना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेक्षक कौन हो गया, पक्षी हो गया, और वस्तु कौन हो गया, मछली हो गया। समझ रहे हो, यानी कि हमें मछली की आभासी दूरी ज्ञात करनी कुल मिलाकर। तो सबसे पहले देखिए जो वस्तु है उसका आभासी ज्ञात करो, और हमें पता है आभासी कहाँ से ज्ञात करते हैं हमने जो सूत्र पढ़े हैं वो सूत्र कहाँ से लगते हैं, सतह से लगते हैं। इसका मतलब क्या करो बच्चों, सबसे पहले इस मछली की सतह से आभासी गहराई ज्ञात करो। तो इस सतह से वास्तविक गहराई तो कितनी है, y। ठीक है, और आभासी गहराई ज्ञात करेंगे तो सघन माध्यम में है तो y बाय म्यू हो जाएगा, h बाय म्यू फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मछली की सतह से आभासी गहराई कितनी हो गई, h आभासी, h बाय म्यू लगाया, तो बच्चों h की जगह y लिखना आपको, तो y बाय म्यू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि y की बजाय ये y बाय म्यू पे नजर आएगा। लेकिन पक्षी खुद ऊपर कितना बैठा हुआ है, तो ऊपर कितनी दूरी हो गई, x हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अब यहां से दूरी ज्ञात करनी थी, तो ये x तो एज इट इज नजर आएगा, और ये y की जगह कितना हो जाएगा, y बाय म्यू नजर आएगा। ठीक है बच्चों, डाउट आ रहा होगा कि इसमें क्यों आभासी नहीं लगाया, तो समझिए बच्चों, पक्षी हवा में और ये दूरी भी किसमें, हवा में, तो माध्यम समान है, तो इसका मतलब जो समान माध्यम की दूरियां होती है वो तो हमें वैसी की वैसी नजर आती है, लेकिन जो माध्यम बदलने के कारण जो दूरी में परिवर्तन है, आभासी दूरी यह हो गई y बाय म्यू हो गई। ठीक है, तो बच्चों कुल दूरी हो गई x प्लस y बाय म्यू। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मछली के सापेक्ष पक्षी की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब इस बार ये मछली उस पक्षी को देख रही है, तो पक्षी इस बार वस्तु हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और मछली प्रेक्षक हो गई, यानी कि सघन से हम किसमें देख रहे हैं, विरल माध्यम में, हवा में देख रहे हैं। तो आपको पता है हवा की चीजें और भी ज्यादा दूरी पे नजर आती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते इस वस्तु का पहले आभासी ज्ञात कर लो।
तो सतह से आभासी ज्ञात करना है सबसे पहले बच्चों। ठीक है, तो सतह से इस वस्तु की जो ये वस्तु है इसकी दूरी कितनी है x, तो x की बजाय हमें कितने पे नजर आएगी, हवा में h इंटू म्यू लगता है। ठीक है, तो पहले तो पक्षी की सतह से आभासी ऊंचाई याद करेंगे, h इंटू म्यू हो गया, तो बच्चों कितना हो गया x इंटू म्यू। इसका मतलब क्या हो गया, ये पक्षी जो है बच्चों इस सतह से x इंटू म्यू पे यहाँ कहीं ऊपर की तरफ नजर आएगा। बच्चों समझ में आ रहा है, यहाँ पे x इंटू म्यू पे नजर आया। लेकिन जो प्रेक्षक है वो सतह से y नीचे बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे ये y दूरी और उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, y प्लस एक्स मी हो गई। ठीक है बच्चों, अगेन वही बोल रहा हूं, इस y के लिए फिर हमें अब आभासी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेक्षक और ये दूरी ये समान माध्यम की है, तो मछली को ये y दूरी तो वैसी की वैसी लगेगी, लेकिन x की बजाय उसे ये x म्यू नजर आएगा, तो मछली को टोटल दूरी कितनी लगेगी, उसे y प्लस एक्स म्यू। तो समझिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि पक्षी के सापेक्ष मछली का वेग कितना होगा, यानी कि पक्षी देख रहा है मछली को, तो प्रेक्षक हो गया पक्षी और वस्तु हो गई मछली। ठीक है, तो इसका वेग ज्ञात करना है। अब इसका वेग वास्तविक तो कितना था 8, लेकिन बाहर से देख रहे हैं तो अब वास्तविक वेग या वास्तविक दूरी हमें दिखाई नहीं देती, तो उसकी जगह आभासी वेग नजर आएगा। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो इसका वास्तविक वेग 8 है, सघन में है, तो बेटा जैसे h आभासी होता था h बाय म्यू, वैसे v आभासी कितना हो जाएगा v बाय म्यू। तो v इसका कितना है बच्चों 8 और म्यू की जगह 4/3, तो इसका आभासी वेग कितना हो गया 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और जिधर वास्तविक है उधर ही इसका आभासी वेग की दिशा हो जाएगी। इसका मतलब ये मछली बाहर से देखने पे 8 सेंटीमीटर की बजाय 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो बाहर की तुलना में हो गया इसका मछली का वेग, लेकिन जो देख रहा है पक्षी वो खुद नीचे आ रहा है, इसका मतलब हमें उसके सापेक्ष ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सापेक्ष गति का सिद्धांत लगेगा। अब सापेक्ष गति के सिद्धांत में हमें पता है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के पास आती है तो हम दोनों के वेग को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो तो नीचे आ रहा है 9 से और ये ऊपर जा रहा है 6 से। बच्चों 8 नहीं लेना, हमें 6 सेंटीमीटर लेना, क्योंकि बाहर वाले के लिए हवा में जो प्रेक्षक है उसके लिए इसका वेग 8 नहीं 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें अब क्या करना है बच्चों, टोटल वेग ज्ञात करना है, तो ऊपर 6 हो गया इसका वेग और ये नीचे 9 से, तो टोटल कितना 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे अच्छे से भी यहां से लिख सकते हो कि मछली का वेग पक्षी के सापेक्ष, ठीक है, बराबर vf माइनस vb। तो ऊपर की तरफ में मान लेता हूं पॉजिटिव दिशा है, नीचे नेगेटिव दिशा है, तो vf यानी कि मछली का वेग कितना है 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, 6 ये आभासी वाला रखना हमें, माइनस और vb यानी कि नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस में हो गया, तो हम बोलेंगे -9, तो टोटल कितना हो गया 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए मान लीजिए इसका उल्टा क्वेश्चन अगर पूछता तो कैसे, कि मछली के सापेक्ष पक्षी का वेग, मतलब इस बार पक्षी का वेग ज्ञात करना है, तो पक्षी जो है वस्तु हो गया कि नहीं हो गया, तो उस समय क्या होगा, सबसे पहले आप उसका आभासी वेग ज्ञात करते ये पक्षी का। ठीक है बच्चों, तो हम बोलते हैं कि अंदर यानी कि सघन से विरल में जब देखते हैं तो वेग या दूरी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसका वेग कितना हो जाता बच्चों v इंटू म्यू हो जाता। ठीक है, तो अब इस बार बताओ पक्षी का वास्तविक वेग कितना है 9 इंटू म्यू, मतलब 4/3 करना है। ठीक है, जब सॉल्व किया तो 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर, इसका मतलब हो गया कि सघन से देखने पे वो पक्षी 9 की बजाय 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से नीचे की ओर दिखेगा, चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसका मतलब अंदर वाले के लिए अब वो उसका वेग 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। अब ये मछली खुद अपने से ऑब्जर्व करना चाहती है। ठीक है, तो मछली के लिए बच्चों मछली खुद ऊपर 8 से जा रही है और वो नीचे आ रहा है 12 से। ठीक है, 12 सेंटीमीटर लेना है, 9 सेंटीमीटर नहीं लेना बच्चों वहां पे। तो अगर हमें अब ज्ञात करना हो पक्षी का वेग मछली के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे vb माइनस vf करेंगे। तो vb बच्चों यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर, नीचे की ओर आप चाहो तो माइनस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, और माइनस vf ऊपर की ओर, तो बेटा मछली का वेग कितना है 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये माइनस बेटा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे आ रहा है। ठीक है, इसके लिए ये पक्षी नीचे आ रहा है इसलिए माइनस आया। अदरवाइज अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम बोलेंगे 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से वो पक्षी जा रहा है मछली के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब पढ़ते हैं किसी पट्टिका द्वारा अभिलंबित विस्थापन कितना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेक्षक और वस्तु के बीच में एक थोड़ा से भाग में हम कोई माध्यम रखेंगे या एक कोई पट्टिका हमने रख दी है। ठीक है, तो उस पट्टिका की वजह से
वस्तु की स्थिति में क्या चेंज आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक वस्तु यहाँ पर है, इस वस्तु से प्रकाश किरणें पट्टिका की पहली सतह पे आपतित हुई और अब ये विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो बच्चों यहाँ से अभिलंब की ओर प्रकाश किरणें मुड़ गई। ठीक है, अब ये प्रकाश किरणें जो अंदर जा रही है वो दूसरी सतह पे जाके आपतित हुई। अब यहाँ से प्रकाश किरणें सघन से विरल जा रही तो अभिलंब से दूर हो गई यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो कि ये जो प्रकाश किरणें है वो कुछ यहाँ से अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए तो वो यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब ओ की बजाय ओ डे से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेक्षक यहाँ बैठा हुआ है कोई, तो उस प्रेक्षक को लगेगा कि जो प्रकाश किरणें है वो ओ डे से आ रही है, ना कि ओ से आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेक्षक को या उस ऑब्जर्वर को जो वस्तु है उसकी वास्तविक स्थिति पे नजर ना आके थोड़ा सा आगे उसको वो प्रतीत होगी। इसका मतलब वस्तु खुद उठ के या शिफ्ट होना नहीं हुआ है, लेकिन उसे प्रतीत हो रहा है कि वस्तु थोड़ा आगे की तरफ है। ठीक है बच्चों, तो ये जो विस्थापन दिख रहा है इसे, ये जो विस्थापन हुआ इसी को बोलते हैं अभिलंबवत विस्थापन, नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, अब ये अभिलंबवत विस्थापन कितना होता है? देखिए बच्चों, ये अभिलंबवत विस्थापन केवल इस पट्टिका के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि इधर का माध्यम और इधर का माध्यम तो समान है और जो भी परिवर्तन हुआ है वो इस पट्टिका के अंदर हुआ है। ठीक है, पट्टिका, ये प्रकाश किरणों के मार्ग में जो भी परिवर्तन आया वो पट्टिका की वजह से आया। इसका मतलब ये जो अभिलंबवत विस्थापन आया है वस्तु में, ये केवल पट्टिका की मोटाई पर ही निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो अभिलंबवत विस्थापन होता है उसका मान होता है T1-1/μ ग्लास अपॉन म्यू मीडियम। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि पट्टिका का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा μg/μm, तो μm ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर μm का मान, अब ये μm क्या है बच्चों? सराउंडिंग माध्यम जो पट्टिका के दोनों तरफ है, तो उसका अपवर्तनांक कितना है वो यहाँ पे μm की जगह रखना है। तो जनरली हमें वहां हवा दी होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर μm का मान 1 हो जाए, मतलब पट्टिका के दोनों तरफ अगर हवा हो जाए और उस पट्टिका का अपवर्तनांक μ हो जाए, तो उस स्थिति में यहाँ पर अभिलंबवत विस्थापन आ जाएगा T1-1/μ। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो हमने वास्तविक वस्तु को देखा। अब बात करते हैं आभासी वस्तुओं के लिए। तो देखिए बच्चों, आभासी वस्तुएं बनती है जब प्रकाश किरणें, मतलब आपतित किरणें अभिसारित रूप से आती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पट्टिका पे इस बार प्रकाश किरणें अभिसारित रूप से आ रही, मतलब एक किरण मान लीजिए इधर से आ रही हो किस तरह से, और ये किरण इधर से आ रही है। तो अपन एक किरण का देख लेते हैं कि किस तरह से रे डायग्राम यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए ये प्रकाश किरणें पट्टिका की सतह पे आपतित हुई, तो यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे बच्चों, तो ये प्रकाश किरणों की प्रारंभिक दिशा थी, लेकिन ये अभिलंब से थोड़ा सा अभिलंब की ओर चली जाएगी। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस तरह से एक अभिलंब बन रहा होगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ गई होगी। ठीक है, विरल से सघन में जा रही है। अगेन यहाँ पे प्रकाश किरणें आके यहाँ फिर से टकराई, अब यहाँ से सघन से विरल जा रही तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो ये प्रकाश किरणें जो है वो यहाँ पे जाके कहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए बच्चों कि इन आपतित किरणों की वजह से यहाँ पे एक आभासी वस्तु का निर्माण होना चाहता था। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी सतह के पीछे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पीछे जब प्रकाश किरणें अभिसारित होना चाहती हो तो उस बिंदु पे एक आभासी वस्तु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक आभासी वस्तु का निर्माण होना चाहता था। ठीक है, या किरणें आगे मिलना चाहती थी, लेकिन इस पट्टिका की वजह से वही किरणें थोड़ा आगे जाके मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बिंदु यहाँ बनना चाहता था वो अब थोड़ा आगे की तरफ बना है। इसका मतलब ये बिंदु भी थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो हम बोलेंगे कि इस विस्थापन, ये भी विस्थापन हो गया अभिलंबवत विस्थापन। ठीक है बच्चों, तो ये इस अभिलंबवत विस्थापन का मान भी इसी पट्टिका की मोटाई पर निर्भर करेगा। तो अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, T1-1/μ ग्लास अपॉन म्यू मीडियम। बच्चों ये सापेक्ष है, पट्टिका का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये जो μgm जो लिखा है, ठीक है, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है पट्टिका का माध्यम के सापेक्ष। तो अब इसे हम लिख सकते हैं μg/μm, तो μg/μm करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगेन वही चीज यहाँ पे हमें मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हो तो अगर ये मान पॉजिटिव आता है, इसका मतलब जो विस्थापन आएगा वो प्रकाश किरणों की दिशा में आएगा। प्रकाश किरणों की दिशा का मतलब प्रकाश, उस पट्टिका पे प्रकाश किरणें शुरुआत में कहां से आ रही थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पट्टिका के लिए प्रकाश किरण इधर आ रही है तो विस्थापन इस साइड होगा। ठीक है, आप भी देख सकते हो यहाँ प्रकाश किरण इधर आना चाहती थी तो विस्थापन भी इधर ही आया। तो प्रकाश किरणों की दिशा में विस्थापन आता है अगर ये अभिलंब विस्थापन का मान फॉर्मूला से अगर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो
अगर ये मान सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आया, इसका मतलब ये वस्तु जो है वो उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ा आगे नहीं, थोड़ा पीछे नजर आएगी। ठीक है, मतलब दूरी और ज्यादा प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एक पट्टिका है जिसकी मोटाई है 6 सेंटीमीटर और इस सतह से 12 सेंटीमीटर पे एक वस्तु है और प्रेक्षक उधर 8 सेंटीमीटर पे। ठीक है बच्चों, अब समझिए इस पट्टिका का अपवर्तनांक 3/2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3/2 अपवर्तनांक है। तो ध्यान देना, अगर इस पट्टिका यहाँ बाहर की तरफ एयर है, ठीक है, और इस पट्टिका में अगर मान लीजिए पट्टिका में या यहाँ पर भी एयर ही भर दी जाती तो हम बोलते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एयर हो जाता। तो अगर यहाँ एयर हो जाता तो हम बोलते कि माध्यम का परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखिए आप टोटल दूरी कितनी थी बच्चों, 8 + 6 + 12, तो ये बन गया टोटल 26। तो वैसे तो वास्तविक दूरी देखी जाए तो प्रेक्षक से वस्तु की 26 है, लेकिन पट्टिका के द्वारा देखने की वजह से ये वस्तु थोड़ा सा आगे की तरफ विस्थापित नजर आएगी। तो ये विस्थापन जो आता है बच्चों, सॉल्व करेंगे तो विस्थापन का मान आता है T1 - 1/μ। 1/μ क्यों लिखा, क्योंकि दोनों तरफ एयर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से पट्टिका में के थ्रू जो विस्थापन आएगा वो आएगा 2 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब हुआ कि वस्तु जो है वो प्रेक्षक को 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ विस्थापित नजर आएगी, मतलब वो यहाँ कहीं प्रतीत होगी। तो 2 सेंटीमीटर का विस्थापन आ गया यहाँ पे। अब आप बता सकते हो कि प्रेक्षक को वस्तु की दूरी अब कितनी लगेगी, तो क्या कर सकते हैं, टोटल दूरी थी 26, उसमें से 2 माइनस कर दो तो वो लेगा 24 पे वस्तु रखी। ठीक है, तो प्रेक्षक को दिखाई देने वाली दूरी कितनी होगी, केवल 24। ऐसे वास्तविक दूरी कितनी थी, 26। ठीक है, तो हमें दिखाई देने वाली दूरी पूछी थी, मतलब वो आभासी दूरी पूछी थी कितनी होगी, तो हमने बोल दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले क्वेश्चन में 2 पट्टिकाएं दी है, एक की मोटाई 6 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक 3/2 है, दूसरे की मोटाई 4 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक 2 है। अब इस पे अभिसारित आपतित किरणें आ रही है। ठीक है बच्चों, ये अभिसारित आपतित किरणें हैं जो आगे जाके बिंदुओं पे मिलना चाहती थी। ठीक है, इसका प्रारंभिक मार्ग ये था, लेकिन अब पूछा है कि जो पट्टिकाओं को आपस में संयोजित रखा गया है और ये पट्टिकाओं के द्वारा जब प्रकाश किरण पास होगी तो वो प्रकाश किरणें आगे जाके कहाँ प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, ये हमें पूछा है। ठीक है, अब देखिए पहले आपको पता है कि जब प्रकाश किरणें पट्टिका से पास होती है तो एक विस्थापन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके कारण विस्थापन कितना आएगा बच्चों, T1 - 1/μ। इस दूसरी पट्टिका के कारण भी T1 - 1/μ। तो आपको दोनों स्लैब के लिए अलग अलग विस्थापन ज्ञात करके फॉर्मूला वही लगाना है, T1 - 1, यानी कि क्योंकि सराउंडिंग जो है या माध्यम जो हमारे पास था वो हवाई है ना, तो यहाँ पे T की जगह 6 हो गया, अपवर्तनांक यहाँ पे 3/2 ले लिया। दूसरे के लिए T का मान 4 हो गया और अपवर्तनांक यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी 2 आ गया, इसके लिए भी 2 आ गया, टोटल कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो वस्तु, ये जो प्रकाश किरणों के द्वारा ये जो बिंदु यहाँ मिलना चाहता था O पे, वो बिंदु अब यहाँ की बजाय थोड़ा सा आगे हमें शिफ्टेड दिखाई देगा। आपको पता है वो शिफ्टिंग किधर होगी, विस्थापन प्रकाश किरणों की दिशा में। ठीक है, तो प्रकाश किरणें आगे आ रही थी तो आगे जाके इधर ही कहीं हमें ये ओडेस नजर आएगा, मतलब प्रकाश किरणें यहाँ से अपवर्तित होके और यहाँ पे जाके हमें यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। तो ये जो बिंदु आपको मिलेगा वो 4 सेंटीमीटर आगे मिलेगा। अब आप बता सकते हो कि इस स्लैब से, सेकंड स्लैब से हमें प्रतिबिंब की दूरी पूछी थी टोटल, तो स्लैब 2 से टोटल कितना हो गया, 12 पहले से था और 4 सेंटीमीटर और आगे हो गया, तो टोटल दूरी कितनी होगी बच्चों, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बना है वो स्लैब 2 से 16 सेंटीमीटर पे जाके बना है। तो बच्चों यहां से एक चीज और सीखने को मिला कि जितनी पट्टिकाएं होती है उनका अलग अलग विस्थापन ज्ञात करके हम कुल विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरी पट्टिका भी होती अगर, तो उसके लिए भी यही सूत्र लगाते T1 - 1/μ। ठीक है, उसका भी विस्थापन यहाँ पे कैलकुलेट करके जोड़ देते तो वो भी विस्थापन यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो अब देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर, अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक पट्टिका है जिसकी मोटाई 6 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक 3/2 है और इसकी इस दूसरी सतह को हमने रजतित कर दिया। रजतित करने का मतलब हो गया हमने यहाँ पे एक दर्पण बना दिया इसके पीछे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक पट्टिका हो गई आगे और एक पीछे की तरफ क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है, तो अब इस पट्टिका के आगे एक वस्तु हमने रखी है, यहाँ पे दूरी कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर। ठीक, पूछा है कि बताओ रजतित सतह से अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो बच्चों पहले तो क्वेश्चन में जो अंतिम प्रतिबिंब लिखा है इसका मतलब क्या है, पहले भी मैंने बताया था अंतिम प्रतिबिंब का मतलब होता है
जितने भी परावर्तन और अपवर्तन हो सके प्रकाश किरणों का पहले तो वो कीजिए, और उन अंतिम किरण के द्वारा जो प्रतिबिंब दिखेगा वो कहलाएगा अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो देखिए कि दर्पण जब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने जाएगा तो पट्टिका के कारण उस वस्तु में विस्थापन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस पट्टिका की वजह से कितना विस्थापन आएगा, T1 - 1/μ। ठीक है, तो यहाँ पे T का मान 6 है और म्यू का मान 3/2 दिया है। सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे विस्थापन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो वस्तु है वो इस दर्पण के लिए, देखो यहाँ पे टोटल 6 और ये 20, 26 था। तो दर्पण से अब 26 सेंटीमीटर में वस्तु नहीं दिखेगी, 2 सेंटीमीटर आगे दिखेगी। तो वस्तु यहाँ कहीं नजर आएगी, ओडेस पे 2 सेंटीमीटर आगे। तो बच्चों बताओ कितनी दूरी हो गई, अब ये 24 सेंटीमीटर दूरी रह गई। यानी कि दर्पण बोलेगा वस्तु 24 पे रखी है, 26 पे नहीं। ठीक है, अब दर्पण उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी बनाएगा, जितनी दूरी पे वस्तु उतनी दूरी पे क्या बनता है, दर्पण समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण क्या करेगा, 24 पे जाके यहाँ पे प्रतिबिंब बना देगा, ये प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है बच्चों, मैंने उसे I1 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर से दूर जाके प्रतिबिंब बना। लेकिन ध्यान दो बच्चों, ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है। अंतिम प्रतिबिंब के लिए क्या करना है आपको कि इस प्रतिबिंब में फिर से विस्थापन लाना है। ठीक है, ये प्रतिबिंब भी आगे थोड़ा सा विस्थापित नजर आएगा। अब समझिए क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पट्टिका रखी है। तो दर्पण जब वस्तु का प्रतिबिंब बनाने जा रहा था तो वस्तु उसको थोड़ा सा आगे नजर आई, क्यों, क्योंकि किरणें दर्पण की तरफ आ रही थी। ठीक है, तो वस्तु आगे की तरफ शिफ्टेड नजर आई। अब प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तित किरणें जब जा रही होगी, ठीक है बच्चों, तो जब परावर्तित किरणें गई है वो भी उस स्लैब से वापस पास होगी। ठीक है, तो परावर्तित होकर जो किरणें गई है स्लैब से, उन किरणों के द्वारा भी उस प्रतिबिंब के अंदर एक विस्थापन आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रतिबिंब में वापस एक विस्थापन लाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं नजर आएगा I2 स्थिति पे। ठीक है, अब I2 स्थिति के लिए हमें यहाँ विस्थापन ज्ञात करना है पहले। तो विस्थापन के लिए आप बोल सकते हो कि पट्टिका फिर से वही है 6 सेंटीमीटर की, तो विस्थापन कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे यहाँ से 2 सेंटीमीटर और विस्थापित हो गई ये इधर, तो अब दूरी बताओ कितनी रह गई बच्चों, 22 सेंटीमीटर रह गई। तो रजदित सतह से अंतिम प्रतिबिंब जो बना है ये I2, ये 22 सेंटीमीटर पे होगा। तो बच्चों यहाँ पे जब भी कोई पट्टिका के पीछे कोई दर्पण रखा जाता है, ठीक है, तो वहां हमें 2 बार विस्थापन लाना पड़ता है। ठीक है, क्यों, एक बार वस्तु में विस्थापन आएगा क्योंकि प्रकाश किरणें दर्पण की ओर जाएगी, और जब परावर्तित होकर किरणें वापस आती है तो वो प्रतिबिंब में फिर से विस्थापन लाती है। ठीक है, तो 2 बार विस्थापन आता है। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और इससे एक वस्तु को रखा है 31 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक पट्टिका रखी है जिसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक 3/2 है ना। अब हमें पूछा है अंतिम प्रतिबिंब की दर्पण से स्थिति ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो पहले तो ये बताइए बच्चों कि यहाँ पे दर्पण के लिए वस्तु की दूरी कितनी रह गई, बीच में पट्टिका है तो पट्टिका की वजह से एक अभिलंबित विस्थापन आएगा। ठीक है, तो उस अभिलंबित विस्थापन का मान कितना होगा, T1 - 1/μ। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 सेंटीमीटर का विस्थापन आया। तो हम बोलेंगे कि इस वस्तु से जो प्रकाश किरणें जाती है वो पट्टिका से गुजरने के पश्चात दर्पण पे आफित होगी और दर्पण को लगेगा कि प्रकाश किरणें कुछ आगे से आ रही है, मतलब ये ओडेस से आती हुई प्रतीत होगी, तो दर्पण के लिए वस्तु ओडेस है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का विस्थापन आ गया। तो बच्चों बता सकते हो अब दर्पण के लिए वस्तु की दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दर्पण के पीछे यहाँ प्लस होता है, आगे माइनस होगा, तो U का मान इसके लिए कितना, -30। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव में होती है, तो पहले दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो ज्ञात कर लीजिए। तो V होता है UF/U - F। ठीक है, तो U का मान -30, F का मान -10। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उसके नेगेटिव भाग में 15 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो बच्चों 15 सेंटीमीटर देखो पट्टिका के पहले यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से किरणें परावर्तित होके इस तरह से यहाँ प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पे। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए ये जो प्रतिबिंब बना है ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है।
अंतिम प्रतिम का मतलब क्या होता है, सभी परावर्तनों और अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिम दिखाई दे वो अंतिम प्रतिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इसके बाद अगर आप प्रकाश किरणों को फिर से आगे लाते हो, फिर से पट्टिका मिलेगी, इसका मतलब अपवर्तन होगा। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं ये अभी फिलहाल अंतिम प्रतिबिंब नहीं है। यहां से प्रकाश किरणों को आगे भेजें, ठीक है, और ये प्रकाश किरणें इस तरह से मुड़ेगी, तो हम बोलेंगे ये जो प्रकाश किरण मिली है फाइनली ये अंतिम प्रकाश किरण हो गई, तो इसके द्वारा यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बनेगा और यही अंतिम प्रतिबिंब हो जाएगा। तो बच्चों हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पट्टिका की वजह से जो I1 प्रतिबिंब बनना था यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे, वो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो आगे की तरफ से विस्थापन आया ये पट्टिका की वजह से ही है, और पट्टिका की वजह से विस्थापन फिर से वही 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि प्रतिबिंब आगे 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है। तो बताइए दर्पण से इसकी दूरी कितनी हो गई अब, 15 + 1 मतलब कितना, 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई 16 सेंटीमीटर। यहां भी हमने देखा बच्चों कि पहले प्रकाश किरणें इधर आ रही थी तो वस्तु इधर विस्थापित हुई, फिर प्रतिबिंब में विस्थापन ज्ञात करना था तो बच्चों प्रकाश किरणें उधर जा रही थी पट्टिका की। ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब में विस्थापन उस साइड हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर एक से ज्यादा पट्टिकाएं हो तो कुल अभिलंबित विस्थापन कितना आता है और कुल आभासी गहराई कितनी होती है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में हमने 3 माध्यम भर दिए। ठीक है, एक T1 तक, एक T2 तक, एक T3 हाइट तक हमने यहाँ पे 3 माध्यम भर दी। अब देखिए एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 3 पट्टिकाएं बन गई, तो इन तीनों पट्टिकाओं का क्या प्रभाव दिखेगा इस प्रेक्षक को, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो बच्चों देखिए इन माध्यमों की वजह से वस्तु हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर नजर आएगी, तो कितना ऊपर की तरफ रेज नजर आएगी, विस्थापन कितना नजर आएगा, वो ये हो जाएगा कुल विस्थापन। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे समझिए, एक पट्टिका की वजह से कितना होता है T1 - 1/μ, 3 पट्टिकाएं हैं, तीनों की वजह से आप ये सूत्र लगा दीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए, कुल अभिलंबित विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, अब अभिलंबित विस्थापन हमें मिल चुका है, कुल गहराई ये है, मतलब T1 + T2 + T3, तो ये तो कुल गहराई हो गई, और कितना ऊपर की तरफ उठ रहा है वो अभिलंबित विस्थापन हो गया। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऊपर से ये जो दूरी बची है ये आभासी दूरी हो गई। ठीक है, तो आभासी दूरी है जो आभासी गहराई होगी वो क्या करेंगे, कुल गहराई में से अभिलंबित विस्थापन माइनस करेंगे तो हमें ये मान मिल जाएगा बच्चों। और ये देखो इसको हम चेक करें तो ऐसे ये जो मान है वो है T1/μ1 + T2/μ2 + T3/μ3। देखो आप इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पट्टिका की थी जो मोटाई है वो T1 है, उसकी वजह से अभिलंबित विस्थापन आता है ये। ठीक है, तो एक्चुअल थिकनेस में से T1 में से अगर आप इस अभिलंबित विस्थापन को माइनस कर दो तो ये बचता है, T2 में से अगर आप इसको माइनस कर दो तो ये आता है। ठीक है, ऐसे ही T3 में से इस अभिलंबित विस्थापन को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक तरह से हो गया कि सभी पट्टिकाओं का आप आभासी गहराई अलग अलग याद करके उनको आप जोड़ दोगे तो कुल आभासी आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसमें देखो बच्चों एक और क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है कि इन तीनों की जगह हम एक कॉमन माध्यम भरना चाहते हैं, तो जितना ये तीनों मिलकर आभासी गहराई उत्पन्न कर रहे हैं उतना ही इनके जगह जो हम कॉमन माध्यम भरेंगे वो भी उतना ही आभासी गहराई उत्पन्न करे। देखिए कहना क्या चाहता हूं मैं, मान लीजिए ये जो बीकर था इसमें हमने 3 माध्यम जो भर रखे हैं T3, T2 और T1। ठीक है, तो इन तीनों का आभासी गहराई कितना आता है T1/μ1 + T2/μ2 + T3/μ3। ठीक है बच्चों, हम चाहते हैं कि इस पूरे बीकर में एक ही माध्यम रह जाए, मतलब एक कॉमन मीडियम म्यू इक्विवेलेंट यहाँ पे बनाना है। तो इसकी पूरी थिकनेस तो आपको पता है T1 + T2 + T3 है, तो जितना ये आभासी उत्पन्न करे उतना ही ये आभासी उत्पन्न करे। ठीक है, और इसका आभासी गहराई कितना हो जाएगा बच्चों, T1 + T2 + T3/μ इक्विवेलेंट। समझ में आया, जैसे T/μ होता है वैसे ही टोटल T जो है ये है T1 + T2 + T3। ठीक है, तो इसका आभासी बराबर इसका आभासी, दोनों को बराबर कर दे तो हमें वो म्यू इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक बीकर का आधा भाग म्यू अपवर्तनांक के द्रव से भरा है और दूसरे आधे भाग को 1.5 म्यू अपवर्तनांक के द्रव से भरा है। ठीक है, और आगे लिखा है
यदि बीकर की कुल आभासी गहराई वास्तविक गहराई की 50% है तो म्यू का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बीकर है, इसकी कुल जो गहराई है वो h मान लेता हूं, तो आधा भाग मतलब h/2 तो म्यू से भरा है और h/2 को हमने 1.5 म्यू से भरा है। ठीक है बच्चों, अब कोई प्रेक्षक जब इस बीकर में देखता है तो इसका जो पेंदा है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर आएगा, ये यूं समझे कि आभासी गहराई कुछ और होगी। ठीक है, तो आभासी गहराई का मान जो है वो वास्तविक गहराई का 50% है, तो हमें बोला है h आभासी जो है वो 50% है h वास्तविक का। तो बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं। 50% का मतलब हो गया नीचे 100, ठीक है, इंटू h वास्तविक बच्चों कितना है h, तो h आभासी कितना होना चाहिए h/2। ठीक है, तो इस बीकर का आभासी गहराई h/2 है। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था। अब इन दो माध्यमों की वजह से कितना आभासी आएगा हम ये सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि एक तरह से दो पट्टिकाएं अगर हो गई है तो दो पट्टिकाओं की वजह से जो आभासी गहराई आता है T1/μ1 प्लस T2/μ2। तो आप इसे सॉल्व कीजिए तो T1/μ1 मतलब h/2, ठीक है, डिवाइड बाय μ1 की जगह म्यू, प्लस दूसरे के लिए हो जाएगा h/2 और μ2 की जगह 1.5 म्यू। ये तो इन दोनों की वजह से आभासी हो गया, और हमें क्वेश्चन में कितना दिया था h/2, तो दोनों को बराबर कर दिया हमने। अब देखिए h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा 1/2 म्यू प्लस इन दोनों को गुणा करें तो ये 1/3 म्यू बराबर 1/2। ठीक है, अब हमें म्यू ज्ञात करना है तो नीचे म्यू कॉमन ले लीजिए, तो बनेगा 1/μ नीचे आ गया, और यहाँ बनेगा 1/2 प्लस 1/3 बराबर 1/2। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम आ जाएगा तो बनेगा ऊपर 3 + 2 और इधर आ गया 2, और जब म्यू सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये अपूर्णांक जो म्यू है, म्यू का मान मिल गया हमें। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो कैसे मॉडिफाई करता है समझिए। यहाँ पे दो हाफ में जो द्रव को भरा था, ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे हमें 3 बार में बोल दे कि h/3 को म्यू से, h/3 को 1.5 म्यू से, और अगले h/3 को किसी और अपूर्णांक से भर दे। ठीक है, और फिर जो आभासी गहराई वो वास्तविक गहराई का 50% की जगह 60%, 70% बोल दे, तो हमें फिर से यही तरीका फॉलो करना है। क्या करेंगे उस समय, प्रतिशत के हिसाब से कितना आभासी दिया है पहले आप अलग से सॉल्व कर लो, और जितने माध्यम यहाँ पे बना रखे हैं उनके हिसाब से कुल आभासी कितना आएगा वो हम यहाँ पे अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है बच्चों, और फिर जो भी पूछे म्यू का मान या जो भी आपको क्वेश्चन पूछे उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों।